नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। ग्रामीण भारत में सड़क संपर्क और मोबाइल सुविधा का होगा विस्तार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट का फैसला। पीएम ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण को अगले साल सितंबर तक जारी रखने को हरी झंडी। 7,000 से ज्यादा गांवों को 4G मोबाइल सेवा से जोड़ने के लिए USOF योजना को भी मंजूरी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री का वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का सुझाव। क्वालिटी डिबेट के लिए अलग से समय आवंटन करने की कही बात। लोकसभा अध्यक्ष का विधायी निकायों के नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा पर जोर। देश में डिजिटल और प्रौद्योगिकी बदलाव लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी। बंगलुरु टेक समिट के 24वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में बोले उपराष्ट्रपति। इजरायल और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्यों के रुख पर जताई नाराजगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ठोस उपायों के निर्देश। एनसीआर में तैनात कर्मियों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का केंद्र ने दिया सुझाव। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद। और श्री गुरु नानक के प्रकाश पर्व से पहले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। 20 माह के बाद खुला करतारपुर कॉरिडोर। यात्रियों के जाने का सिलसिला जारी। यात्रा के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण को अगले साल सितंबर तक जारी रखने की मंजूरी दी है। वहीं वामपंथी उग्रवाद पीड़ित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। उग्रवाद पीड़ित क्षेत्रों में पिछले 5 सालों में 9 राज्यों के 44 जिलों में करीब 4,500 किलोमीटर लंबी सड़क और 105 पुल बनाए जा चुके हैं। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के बाकी बचे कार्यों को पूरा करने के लिए सितंबर 2022 तक समय का विस्तार दिया गया है। चल रही सभी सड़क परियोजनाओं में अगले 3 सालों में 1,12,000 से अधिक करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1, फेज 2 की जो रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट अफेक्टेड एरिया जो हैं, उनके जो बचे हुए काम है उनके लिए भी, और ये जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर इनका लाभ मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 राज्यों के उन आकांक्षी जिलों के गांव में मोबाइल सेवा मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो गांव अब तक मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं थे। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 7,000 से अधिक गांवों में मोबाइल सेवाओं के लिए USOF योजना को भी मंजूर किया है। यहां पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए की लागत से 4G मोबाइल सेवा मुहैया कराई जाएंगी। ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फोन को जो सुविधाएं हैं वो वहां पर दी जाएंगी, मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संसदीय प्रणाली को जरूरी तकनीकी बढ़ावा देने और सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्र एक विधायी मंच का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री ने शिमला में चल रहे 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों की भूमिका देश की संघीय व्यवस्था का बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और असाधारण लक्ष्यों को हासिल करना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकल्प सबके प्रयास से ही पूरा होगा। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें। प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि संसद के सत्र के दौरान साल में 3-4 दिन ऐसे रखे जाएं जिसमें समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे जनप्रतिनिधि अपना अनुभव बताएं। प्रधानमंत्री ने सदन में राजनीति से ऊपर उठकर बेहतर चर्चा के लिए अलग से समय निर्धारित करने का भी प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान सदन की मर्यादा और गंभीरता का पूरी तरह से पालन हो और राजनीतिक छींटाकशी ना हो। हमारी नीतियां, हमारे कानून भारतीयता के भाव को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने वाले हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सदन में हमारा खुद का भी आचार व्यवहार भारतीय मूल्यों के हिसाब से हो। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों की बैठकों की संख्या में कमी और विधेयकों पर व्यापक चर्चा के अभाव पर चिंता जताई। पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय संस्थाओं की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने के लिए सभी दलों को विचार विमर्श करना चाहिए और इसके लिए कुछ निर्णायक कदम उठाने की भी जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ने पीठासीन अधिकारियों से विधायी निकायों के नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा पर भी जोर दिया। नियम प्रक्रिया की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि सभी विधायी संस्थाओं को नियम प्रक्रियाओं में एक रूपता हो, जिसमें सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा और बढ़े, लोकतंत्र को सशक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी बनाते हुए सदनों में माध्यम से ज्यादा जनता को हम बेहतर परिणाम दे पाएं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने देश के विभिन्न राज्यों में पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करने के कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने की केंद्र सरकार की पहल को देश हित में बताया। उन्होंने संसदीय प्रणाली को तेजी से डिजिटल करने पर भी खासा जोर दिया। हमारे कंधों पर दायित्व है कि हम आने वाले 100 वर्षों के लिए वो उल्लेखनीय कानून बनाएं जिसकी चर्चा अभी हुई कि 100 वर्षों में हमने क्या उल्लेखनीय कानून देश और समाज के लिए बनाए हैं। सनसेट कॉलेज, इसका भी मैंने उल्लेख किया था। पुराने पड़ गए कानूनों को हटाने के साथ साथ ही नए कानूनों के बारे में भी उनकी सीमा और अवधि को देखना चाहिए। देश में डिजिटल और प्रौद्योगिकी बदलाव लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी है। बंगलुरु टेक समिट के 24वें संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कही। 3 दिवसीय सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने ये उम्मीद जताई कि इसमें होने वाली चर्चाओं से निश्चित तौर पर जरूरत के अनुकूल परिणाम सामने आएंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नीति और कार्यक्रम संसद में तय होते हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि इनसे होने वाले लाभों का जनता तक पहुंचना। इसके लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का फायदा उठाना होगा और नए विचार सामने लाने होंगे। Policies, programs are decided by Parliament. At the end of the day, delivery, reaching out the people is very important. In that, we must take advantage of the technological advancement and come out with the new ideas. Internet infrastructure is being fast developed, and we should accelerate also. The government-led initiatives are crucial. I would urge upon the private sector participation, and I feel it's essential to generate jobs, to create innovative applications, and to bring about a digital technological transformation in the country, to bring the real transformation. बेंगलुरु टेक समिट एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन है। इजरायल के प्रधानमंत्री
नफ्ताली बेनेट और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी उद्घाटन समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस मौके पर इजरायल के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया। Kicking off the first ever Sydney Dialogue in Australia. This is a global summit on emerging critical and cyber technologies. And I'm delighted to be announcing Australia's first ever blueprint for critical technologies at that event. This signals Australia's firm commitment to shaping the development and adoption of critical technologies internationally, including by working with trusted partners like India. The combination of Israeli and Indian creativity, imagination, and tenacity has the power to do amazing things. So to all of you at this impressive conference, I say, keep doing great things, keep dreaming, and keep making those dreams a new reality. The future belongs to those who innovate, and the future is right here, sitting in this room. महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव का जलसा शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का शुभारंभ किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश में 65 से 70% रक्षा सामग्री आयात होती थी। आज तस्वीर बदल गई है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं के लिए बंद सभी दरवाजे खोले जा रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में हमने उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। शुक्रवार को पर्व के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री झांसी में भव्य समारोह में रक्षा मंत्रालय की कई पहलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमने सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी मेरे बहनों भाइयों बढ़ाई है। अब तो पुणे में मौजूद भारत के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य प्रशिक्षण संस्थान नेशनल एकेडमी में भी महिलाओं के लिए खोल दिया गया है। यही तो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के प्रति सचमुच हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। अब तो सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन भी देने की व्यवस्था बन गई। लंबे समय से इस देश में महिलाएं सेना में परमानेंट कमीशन की मांग कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे, जहां पर वो 6 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री शुक्रवार को महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर के अलावा झांसी को कई परियोजनाओं का तोहफा देंगे। इसके अलावा झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र की कई पहलों की भी शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री झांसी के गरौठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे। साथ ही झांसी में अटल एकता पार्क का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संबंधित सरकारों के रुख पर नाराजगी जताई है। अदालत ने दिल्ली सहित एनसीआर को लेकर मंगलवार को हुई बैठक में लिए गए फैसलों का पालन करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की गई है। केंद्र सरकार ने प्रदूषण के मौजूदा स्तर का हवाला देते हुए एनसीआर में तैनात कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने शहर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर अगले आदेश तक स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रखने और आवश्यक सेवाओं के अलावा बाहर से आने वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 379 दर्ज किया गया। अभी जो हमने इमरजेंसी मेजर्स लिए हैं वो 21 तारीख तक के लिए कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन काम को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर 21 तक जो है वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स को जो है वो फर्दर ऑर्डर तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर।
कोरोना महामारी की वजह से भारत में 40 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगार प्रभावित हुए और देश में बेरोजगारी के मामलों में भी वृद्धि हुई। सेकेंड जो कोरोना की लहर आई थी उसके पश्चात जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, रोजगार के अवसर बढ़े। 1979 में माइग्रेंट लेबर एक्ट बना पार्लियामेंट से और आज तक वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ रहता तो अभी कोरोना में जो माइग्रेंट लेबर की दुर्दशा हुई शायद नहीं होता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब वक्त राज्यों से जुड़ी अहम खबरों को जानने का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा में आदर्श ग्राम सुई में सार्वजनिक सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुई गांव में बनाए गए स्कूल, पुस्तकालय समेत अनेक जन सुविधाओं का उपयोग कर गांव के होनहार बच्चे और युवा आगे चलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल कूद के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी मामले की जांच की निगरानी के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। नारद स्टिंग मामले में टीएमसी के 3 विधायकों को गिरफ्तार करते समय विधानसभा अध्यक्ष को सूचित नहीं करने और कथित रूप से उनके आसन की गरिमा कम करने के मामले में ये नोटिस दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पलहालन चौक पर आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 2 सीआरपीएफ जवान और 4 नागरिक जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांसका जिले के थाई कराकुची कान्ही बारी गांव में 46 असम राइफल्स के राइफलमैन सुमन स्वारगरी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के घर जाकर परिवार को 50 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। शनिवार को मणिपुर में हुए आतंकी हमले में 46 असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण की दर बढ़ने की वजह से रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। जम्मू जिला प्रशासन ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तमिलनाडु में मौसम विभाग ने 9 जिलों में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने से चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और रानीपेटा सहित राज्य के 9 जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही दक्षिण आंध्र और उत्तर तमिलनाडु के तटों पर भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में एक और जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से जीवन थम सा गया है, तो वहीं चेन्नई में भारी बारिश में भी फ्रंट लाइन वर्कर्स अपने काम को अंजाम दे रहे हैं।
तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एन सुब्रमण्यम ने हैवी रेन के दौरान 68 बच्चों की डिलीवरी कराने वाले नर्स, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। इस दौरान नवजात शिशु और उनकी माताओं को भी स्वास्थ्य मंत्री ने बधाई दी। केरल में मूसलाधार वर्षा में कमी से लोगों को कुछ राहत मिली है। वर्षा अब कम हो गई है, लेकिन कुटनाड बुरी तरह से प्रभावित है, जहां कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। आज राज्य के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में वर्षा की संभावना को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। और अब देश की कुछ और अहम खबरों पर नजर। गुरु पर्व से ठीक पहले सिख समुदाय के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। अटारी वाघा सीमा होते हुए सिख श्रद्धालु बिना किसी वीजा के पाकिस्तान स्थित करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन कर सकेंगे। श्री गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए करतारपुर कॉरिडोर को आज से खोल दिया गया है। इसके बाद श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं का पहला जत्था डेरा नानक से कॉरिडोर होकर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए रवाना हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक में गलियारा फिर से खोलने की तैयारियों की समीक्षा की थी। करतारपुर साहिब गलियारे के जरिए पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्रियों को तय प्रक्रियाओं और कोविड नियमों के मुताबिक सभी सुविधाएं दी जाएंगी। कोरोना से पैदा हालात के कारण इसी कॉरिडोर को पिछले साल 16 मार्च को बंद किया गया था। बड़ी कृपा हुई है महाराज दी, सरकारां ने भी धन्नवाद करते हैं। सरकारां दा भी ये कॉरीडोर दोबारा खुल रहा वा, रौनक लगणगियां। बड़ी कृपा हुई है, डेरा बाबा नानक की रौनक वधेगी। ते बहुत मेहरबानी। कितना इंतजार सीगा कि मतलब वो करने जाना, पार जाना, दर्शन? बहुत चिर तो इंतजार संगतां ते बहुत हर रोज़ की तरह जिद्दां असीं सैर करन आउंदे, असीं शहर वासी हाँ, असीं भी अरदासां सारे ये करते हैं भी ये खुल जाए, साडी रौनक वधे। खुशी जाहिर नहीं की जा सकती, ये फीलिंग होती है कि हमें क्या हो रहा है, ये हमारे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। हम वहाँ पर जाएंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे, वहाँ के उनकी जहाँ पर खेती बाड़ी करते थे तो उनका देखना, उनकी धरती देखेंगे कहाँ पर उन्होंने कर रहे थे। और आइए नजर डालते हैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा गलियारे पर। 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सामने करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए एक विशेष गलियारा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले भारत के सिख यात्रियों को बस से लाहौर और फिर वहां से करतारपुर साहिब जाना पड़ता था। इस तरह से उन्हें करीब 125 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। भारत ने 2019 में 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 0 पॉइंट पर स्थित डेरा बाबा नानक से श्री करतारपुर साहिब गलियारे के परिचालन के तौर तरीकों के बारे में पाकिस्तान के साथ समझौता किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2019 को 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया। भारत और फ्रांस ने आतंकवाद का मुकाबला करने में साथ काम करने का फैसला किया है। पेरिस में हुए दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक में यह तय किया गया कि FATF की बैठकों में भी दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करेंगे। पेरिस में हुई इस बैठक में भारत का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के आतंकवाद विरोधी डिवीजन के संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी कर रहे थे, जबकि फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उनके विदेश मंत्रालय के रणनीतिक मामलों के निदेशक फिलिप बर्टॉक्स ने किया। दोनों देशों ने खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित अल कायदा, आईसिस, डाइस के अलावा लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर भी चर्चा की और उनके खिलाफ मिलजुल कर काम करने के तरीकों पर बात की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने एशिया प्रशांत में आतंकवाद की स्थिति और अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा न देने के लिए भी मिलकर काम करने पर बात की। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के चलते पाकिस्तान ने उसकी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत दी है। पाकिस्तान की संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसमें कुलभूषण जाधव उच्च अदालतों में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे।
इससे पहले जून में पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने इस बिल को अपनी मंजूरी दी थी। अभी पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार नहीं था। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार करने और पाकिस्तान की जासूसी करने का दावा करता है। वहीं भारत ने अप्रैल 2017 को बयान जारी करके कहा था कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से अगवा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की निंदा करते हुए कहा कि वहां आतंकवादियों को फ्री पास का आनंद मिलता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधित आतंकवादियों को सबसे बड़ी संख्या में पनाह देने का अपमानजनक रिकॉर्ड भी उसी के नाम है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की सलाहकार काजल भट्ट ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि की तरफ से की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए ये बातें कहीं। भारत ने पाकिस्तान से अवैध रूप से कब्जा किए गए सभी इलाके तुरंत खाली करने को भी कहा है। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं लेह में आयोजित सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम की झलकियों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।